हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। विपिन मिश्रा सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, मीन्स गति के नियम। तो कोई भी वस्तु विरामावस्था में कब होती है? जब समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। और कोई वस्तु गति की अवस्था में कब होती है? जब समय के साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहे, तो वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं। तो बच्चों, न्यूटन ने गति के से संबंधित निम्नलिखित 3 नियम दिए हैं, जिसमें पहले नियम को न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे ये जड़त्व का नियम है। जड़त्व मीन्स जड़ता। जड़त्व मीन्स जड़ता, एक जगह पर जमे रहने, एक अवस्था में जमे रहने की क्षमता, गुण। तो इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? किसी भी पिंड में वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने ऊपर लगाए गए अवस्था परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बल का विरोध करती है, उस गुण को जड़त्व कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का एक ऐसा गुण होता है कि वो चाहती है कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहे, और अगर हम कोई उसकी अवस्था परिवर्तित करने के लिए कोई बाहरी बल लगाएंगे तो वो उस बल का विरोध भी करेगी। तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है जिसके कारण स्थिर वस्तु सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाए, और अगर वस्तु गति में है तो वह गति अवस्था में रहना चाहती है, या एक निश्चित दिशा में चल रही तो वो सदैव निश्चित दिशा में चलना चाहती है, हमेशा अपने अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी पिंड का जड़त्व, इनर्शिया, डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मास। जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया का गुण भी उतना ही अधिक होगा। अब बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके आगे आने वाले वीडियोस भी आपको समय पर मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह के सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको हम देते रहेंगे। आपकी परीक्षाओं से पहले पूरी फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जड़त्व, इनर्शिया के टाइप कितने होते हैं? इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। जड़त्व निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जैसे विराम का जड़त्व है, तो कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो हमेशा विराम में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो सदैव गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। यदि कोई वस्तु एक ही दिशा में चल रही है तो हमेशा उसी दिशा में चलेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। तो इस प्रकार से हमेशा जड़ता का प्रयास करती है, अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। अब कुछ जैसे उदाहरण हैं, मान लीजिए कि पेड़ पर पके हुए फल लगे हैं, उसकी ब्रांच को हिला देने से फल गिर क्यों जाते हैं? उसमें विराम का जड़त्व लगता है, क्योंकि फल विराम अवस्था में रहते हैं। ब्रांचेस को हिलाने पर वो गति की अवस्था में जाती, तो जो उसके कनेक्टिंग पार्ट होता है, जहाँ से जॉइंट होते हैं फ्रूट्स, वो वहाँ से कमज़ोर होकर टूट के गिर जाता है। इसी तरह जब कोई इंसान दौड़ता रहता है, अचानक ठोकर खाता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो ठोकर खा के गिर जाता है, क्योंकि जब उसकी पूरी बॉडी मोशन में रहती है, अचानक ठोकर लगने से पैर रेस्ट पे आ जाते हैं, तो अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे बढ़ जाती है और वो गिर जाता है। जब कोई इंसान किसी गाड़ी में बैठा है, गाड़ी अचानक चलने लगती है, तो लोग पैसेंजर पीछे गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि पूरी बॉडी रेस्ट में थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बॉडी के कमर के नीचे का पोर्शन तो गाड़ी के साथ आगे चला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर का पोर्शन अपनी जगह पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रह जाएगा, तो वो इंसान पीछे की ओर गिर जाता है।
इसी तरह चलती हुई गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं तो पैसेंजर आगे की ओर गिर जाते हैं, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन लगता है। जिस कंडीशन में वो पहले रहता है वही इनर्शिया का लॉ हमेशा लगता है। यही जड़त्व के नियम को न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। और जड़त्व, किसी भी पिंड का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कोई भारी वस्तु, द्रव्यमान किसी का अधिक है, उसमें जड़त्व का गुण अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व कम होगा। तो जड़त्व का नियम पूछा जाए या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम पूछा जाए, आपको लिखना वही है, जड़त्व का नियम ही। अब बच्चों एक बार बल के बारे में जान लेते हैं। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द पुश और पुल। फोर्स इज ए पुश और पुल। यदि हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो उस पर लगे हुए बल का मान उसके मास पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उसके त्वरण के समानुपाती होता है। तो जब हम उस पर कोई बल F लगाते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला भी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहलाता है। ये फॉर्मूले को न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं। F इक्वल्स टू ma। और बल क्या क्या कर सकता है? बल किसी स्थिर वस्तु को विराम अवस्था को गति अवस्था में ला सकता है। बल किसी गतिमान पिंड को ब्रेक लगा के रोक सकता है। बल किसी गतिमान पिंड की दिशा को बदल सकता है। बल किसी पिंड की स्थिति, पिंड के आकार और रूप में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार से बल के कई प्रभाव होते हैं। अब आइए बच्चों संवेग के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ मोमेंटम? व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम? किसी गति, ये लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मोशन। किसी गतिमान पिंड, किसी वस्तु के गतिमान पिंड के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो उसके वेलोसिटी की होती है। इसको हम लोग p वेक्टर से डिनोट करते हैं जो कि m और v के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो p इक्वल्स टू mv वेयर p इज़ ए लीनियर मोमेंटम। p इज़ ए लीनियर मोमेंटम। मास स्केलर है बट वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर, इसलिए संवेग भी वेक्टर है। p इक्वल्स टू mv। p का मात्रक क्या होगा बच्चों? p का मात्रक होगा किलोग्राम। मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला किलोग्राम को m लिखेंगे और मीटर को L और सेकेंड अपॉन में ऊपर जाएगा -1। mLt -1 ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला होता है, विमीय सूत्र होता है। अब चलिए बच्चों न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर चलते हैं। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर यह कहता है कि किसी गतिमान पिंड, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम F इक्वल्स टू ma को भी कहते हैं। F प्रोपोर्शनल मास, F प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू kma। k की वैल्यू 1 हो जाती है प्रैक्टिकली। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको भी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन एक इसका दूसरा स्वरूप भी है। मान लीजिए किसी बॉडी का मास है m, किसी बॉडी का मास है m और वो v1 वेलोसिटी से जा रही, तो उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा p1 इक्वल्स टू m1 v1।
फिर उसमें हमने डेल्टा टी टाइम तक फोर्स लगाया F, तो फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी डेल्टा टी टाइम के बाद हो गई v2 वेलोसिटी, तो अब उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो गया, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम P2 इक्वल्स टू mv2 हो गया। अब डेल्टा टी में कितना लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो संवेग में परिवर्तन हुआ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, P2 माइनस P1। P2 को हमने रख दिया mv2 और P1 को रख दिया mv1। यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, बचा v2 माइनस v1। ये चेंज इन मोमेंटम है, जिसको v2 माइनस v1 को डेल्टा v भी लिख दिया। तो v2 माइनस v1 डेल्टा t है, वेग डेल्टा v है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। अब डिवाइडिंग द इक्वेशन बोथ साइड बाई डेल्टा टी, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दें तो ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर, और m डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ये m तो कांस्टेंट था, डेल्टा v बाई डेल्टा टी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी हो गया एक्सेलरेशन। अब बच्चों डेल्टा v बाई डेल्टा टी को जब हम एक्सेलरेशन रख देंगे तो डेल्टा p रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाएगा ma, और मास इंटू एक्सेलरेशन आप जानते हैं फोर्स होता है, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू फोर्स होता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। किसी भी गतिमान पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाहरी बल के बराबर होता है। अब इसी से सेकेंड लॉ से ही बना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही बना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लीजिए आप किसी भी गतिमान पिंड पर कोई फोर्स ना लगाएं, उस गतिमान पिंड पर कोई फोर्स ना लगाएं, फोर्स को जीरो रख दीजिए। तो जब फोर्स को जीरो रखेंगे तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी जीरो होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। डेल्टा टी मल्टीप्लाई में भेज दीजिए तो डेल्टा पी भी जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा पी को जीरो रखेंगे तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यही स्टेटमेंट है कि जब हम किसी गतिमान पिंड पर कोई बाहरी बल ना लगाएं तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड कांस्टेंट। अब बच्चों न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन ने बताया फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को अपना भार क्यों महसूस होता है, क्योंकि हम लोगों में पृथ्वी द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन लगाई जाती है ऊपर की ओर। अगर हम लोगों का नॉर्मल रिएक्शन ना लगे, जीरो हो जाए, तो हम लोगों को वेटलेसनेस फील होगी, लगेगा कि हम लोगों में भार नहीं है, भारहीनता का अनुभव होगा। लिफ्ट में ऐसा होता है कि अगर लिफ्ट से आप उतर रहे हैं नीचे या झूले में महसूस होता है तो नीचे आते समय आपको अपना वेट डिक्रीज़ होता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। अगर लिफ्ट की रोप ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो फ्री फॉल होगा, उस समय नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, वेटलेसनेस का फीलिंग होती है। ऐसे ही सैटेलाइट में भी किसी को वेटलेसनेस की फीलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे भारहीनता का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि वहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया जीरो हो जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम लोग ज़मीन को पैर से धक्का देते हैं पीछे की तरफ, और ज़मीन हमको आगे की ओर धक्का देती है। अगर हमको उछलना है तो उछलने के लिए हमको कूदना है, तो कूदने के लिए हमको ज़मीन को पैर से धक्का देना पड़ता है, तब हम लोग ऊपर उछल पाते हैं, क्योंकि जितना फोर्स हम पृथ्वी को पर लगाते हैं, पृथ्वी हम पर उतना बल विपरीत दिशा में लगा देती है। इसी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम लोग चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। जैसे हाथ को अगर दीवार पर मारे तो चोट लगती है, क्योंकि दीवार हमारे हाथ पर बल लगाती है विपरीत दिशा में।
कांच की बॉटल को अगर हम दीवार पर मारते हैं तो कांच की बॉटल टूट जाती है। वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ऐसा होता है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके आगे का पोर्शन, इस चैप्टर के बाद का पोर्शन आपको इसके सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, उसकी रिप्लाई हम आपको भेजते रहेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस आती रहती हैं, लगभग डेली आती रहती हैं वीडियोस, तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।